ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी जाति सर्वेक्षण की। संसद का सत्र चल रहा है और जाति सर्वेक्षण एक बार फिर सियासी फिजाओं में गूंजने लगा है। जाति सर्वेक्षण मौका या जाल, इसको समझने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए देश भर में जातिगत जनगणना की मांग करते हुए राहुल गांधी ने तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को क्रांतिकारी कदम बताया था, जिसमें उन्होंने पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की आबादी को 90% बताया। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक के नारे को लोहियावादियों से छीनकर राहुल गांधी ने देश के संसाधन, सत्ता और फंड को सामाजिक एक्सरे यानी जाति गिनकर बांटने का नायाब फॉर्मूला दिया था। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी के जिसकी जितनी आबादी उतना हक का फॉर्मूला राज्य में लागू करके दिखाना है, जो देश के लिए भी मानक हो सकता है। आज इस रिपोर्ट को तेलंगाना असेंबली में रखा जाना है। रिपोर्ट को टेबल किए जाने के साथ ही इस पर चर्चा की भी उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह मौका रेवंत रेड्डी को ही क्यों मिल रहा है, जबकि सिद्धारमैया 2018 में एक ऐसी ही रिपोर्ट को सीने से लगाए घूम रहे हैं। आज तक घूम रहे 2018 से। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग की तादाद तेलंगाना में 46% है, जबकि शेड्यूल कास्ट 17.43%, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां 10.45% है। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग 11% यानी लगभग 90% लोगों को आबादी के हिसाब से हक देने की प्राथमिकता रेवंत रेड्डी की होनी चाहिए। अब तेलंगाना में आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और ये मांग अभी से उठने लगी है कि आबादी के हिसाब से निकाय चुनावों में नए सर्वे कर जमीन पर उसको उतारा जाना चाहिए। बीआरएस नेता के कविता ने मांग की है कि सर्वेक्षण में मिले डेटा के आधार पर ही स्थानीय चुनावों में आरक्षण मिले। वर्तमान में स्थानीय निकाय के चुनाव में 23% आरक्षण है। अब ताजा सर्वे के अनुसार इसमें और भागीदारी बढ़ानी चाहिए। वहीं कर्नाटक में इतने वर्षों से धूल खा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हर महीने चर्चा में आती है, लेकिन सरकार के आंतरिक विरोध के कारण कभी कैबिनेट तक नहीं पहुंचती है। 2018 में यह रिपोर्ट आई थी। सीएम सिद्धारमैया पर जब भी राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो वो इसे लागू करने की बात करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी के मद्देनजर फिर चुप हो जाते हैं। तेलंगाना बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के सर्वेक्षण को मिसलीड करने का उदाहरण बताया है। बीजेपी नेता पायल शंकर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग को दिए गए वायदा पूरा करने के बजाय हड़बड़ी में एक रिपोर्ट दे दी है। तेलंगाना में जातिगत जनगणना से राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं, यह तय होना अभी बाकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेता काशीराम से जिसकी जितनी आबादी उतना हक का नारा उधार लेकर राहुल गांधी सामाजिक न्याय के चैंपियन हो जाएंगे, यह देखना अभी बाकी है। तो इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी, आखिर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल सदन में बोलते हुए तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण को क्रांतिकारी कदम बताया था। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, आपको दिखाते हैं। Census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. तो राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो चाहे दलितों की बात करें या फिर ओबीसी की बात करें, बैकवर्ड कास्ट या जो माइनॉरिटी हैं, उन सबको मिला करके एससी एसटी माइनॉरिटी, इन सबको मिला करके 90% हो जाती है राज्य की आबादी। और उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि पूरे देश भर में लगभग यही स्थिति है। तो जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यानी कि 90% को आरक्षण मिलना चाहिए। तेलंगाना भाजपा नेता वेंकट रमन ने राज्य सरकार पर जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जल्दबाजी में जारी करने का आरोप लगाया है। बहुत राष्ट्र में कमीशन डाल के जीवो बना के
ये सर्वे करा, सर्वे करने के बाद आर्टिकल के तरफ से ये सही है कि नहीं बोल के विधायक सभा में वो अमेंडमेंट करने के बाद गवर्नर को भेजना, गवर्नर से सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट बीसी मिनिस्टर को चले जाते। ऐसा करना, ऐसा नहीं कर रहा। खाली पीली जब वादा दिया था ना इलेक्शन पे वोटों के लिए, अब हम लोग कर रहे लेकिन करने नहीं दे रहा बोल के दूसरों के ऊपर डालने के लिए कोशिश कर रहा बस। और बीआरएस नेता कलवा कुंतला ने जातिगत सर्वेक्षण को लेकर राज्य सरकार को निष्पक्ष रहने की सलाह दी। Parties' interest in these so-called backward sections or the SC/ST sections, and there's been a huge disparity in the census which they've already disclosed to the public. So we, as a opposition party, we request the government to be honest regarding the caste census. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अशोक गौड़ा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कर्नाटक से आते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक गौड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक जी, स्वागत है आपका। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरू करें तो ये कैसे हो सकता है कि किसी एक राज्य में जब हम जातिगत सर्वेक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो एक राज्य में बड़ा अच्छा 90%, अभी आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, उनका वक्तव्य सुना, कहा कि देश भर में यही स्थिति होगी। तो अगर तेलंगाना में गप है तो कर्नाटक में थू कैसे हो सकता है? निखिल, उससे पहले अगर आपने राहुल गांधी के भाषण का ही अभी जिक्र किया है तो आपके उनके भाषण का एक वर्ड शायद आप मिस कर रहे हैं जी। उन्होंने शॉकिंग कहा जी। अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी को ये तेलंगाना की ये कास्ट सेंसस रिपोर्ट शॉकिंग क्यों लगा? ये देश की जनता समझ सकती है कि ये शॉकिंग क्यों लगा भाई, कि ये देश की आबादी जो है ये पूरे, अगर आप बताएं, हर स्टेट में कमोबेश जो है वो वही है, 50%, 40%, 48%। शॉकिंग तो आपको होना चाहिए। अगर आप माने तो शॉकिंग उनको खुद होना चाहिए कि तेलंगाना में वो जिसकी आबादी, जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं, वहां ओबीसी के बेसे उनके कैबिनेट में सिर्फ 2 मिनिस्टर है, एससी के 1 मिनिस्टर है। खुद राहुल गांधी खुद प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं जो यहाँ संसद में बैठे हुए हैं, तो उनकी आबादी की उनका हक तो क्यों नहीं तेलंगाना में अभी तक मिला? क्यों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, उनके बदले में कोई ओबीसी से होना चाहिए, एससी से होना चाहिए, एसटी से होना चाहिए? अमित शाह ने तो, गृह मंत्री ने जो तेलंगाना के इलेक्शन प्रचार में तो खुलेआम इसका इलेक्शन में ऐलान किया था कि हम पिछड़े वर्ग से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अपने पार्टी के नेता को। तो आप जो कहते हैं कड़वी कड़वी और थू थू की बात जब आप कहते हैं, मीठा मीठा गप गप, तो आप जब अपने तेलंगाना में आपको पावर सेंटर बनाना होता है तो उसमें वो आबादी फिट नहीं बैठती है। और आप जब कास्ट सेंसस के लेके आते हैं तो पार्लियामेंट में लोगों को शॉकिंग बताते हैं। यही शॉकिंग तो कम से कम कर्नाटक में होनी चाहिए, जो सवाल आप पूछ रहे थे। जो कर्नाटक में 2018 का ये सर्वे है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, और उसके बाद दूसरी बार भी सिद्धारमैया सरकार आ गई। हर हफ्ते हम ये खबर लीड देखते हैं कि ये कर्नाटक सरकार अभी इस बार इसको कैबिनेट करने जा रही है, और आज तक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? तो सवाल ये है कि आप जिस चीज को देश में एक भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इस बात को जानते हैं कि आप जो राजनीति में कांसीराम का जो आपने कहा अपनी रिपोर्ट में सुनाया कि जिसकी आबादी उतना हक, ये कांसीराम जी का एक मशहूर स्लोगन था। आप उस आबादी को 30 साल के बाद लाना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रयोग, मौका हो या न हो आपके लिए, जाल जरूर आपके लिए बुन देगा। जी, निश्चित तौर पर। विजय कौशिक जी, ये क्या कोई जाल बुनने की तैयारी है? अगर जाल बुनने की तैयारी नहीं होती तो सीधे तौर पर, और अगर इसका एक जो पहलू है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगा रखा है, तो ऐसे में ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों को उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। क्या सीधे तौर पर इसको ऐसा समझा जाए तो क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम जातियां हैं उनको भी ओबीसी में डाल करके ओबीसी का हक मारने की कोशिश है? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के संघर्ष और साहस को नमन करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक मौका भी साबित हो सकता है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कल को भाजपा ये कहेगी कि कांग्रेस पार्टी में ही क्यों नहीं सर्वे के आधार में नियुक्तियां दी जा रही, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मौका क्यों नहीं मिल रहा उनकी जाति के आधार पर। तो कल को हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है इस मुद्दे को लेकर। और नहीं तो परेशानी क्यों होगी? जब आप ये व्यवस्था पूरे देश भर में चाहते हैं तो आपकी पार्टी में भी होगा, तो परेशानी की किस बात की है? मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने यहाँ ही शुरू करिएगा। देखिए हकीकत तो ये है कि पार्टी हो या देश हो, योग्य लोग जब तक आगे नहीं आएंगे और जातिगत आधार पर, क्योंकि इस बात को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आजादी के बाद से कहती रही है, और जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो वक्ती तौर पर थी ताकि कमजोर लोग मजबूत हो जाए, तो उसके बाद में इसको खत्म कर दिया जाए। राहुल गांधी जी इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आरक्षण इस देश के लिए एक जंजाल बन चुका है। अब इसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाति के आधार पर सभी को मौका मिल जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य समाज का व्यक्ति हो, तो इससे बेहतर बात इस समय देश के लिए नहीं होगी। और राहुल गांधी जी सबको उनका हक देने नहीं, लेकिन वो तो आपने सुना कि वो राजपूत और वैश्य और ब्राह्मण को तो देने की बात कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो बताया कि 90% आबादी SC ST माइनॉरिटी और बैकवर्ड की है। और जी तेलंगाना, उन्होंने नहीं तेलंगाना की बात कही, और उन्होंने कहा कि यही स्थिति पूरे देश भर में है और जिसकी जितनी आबादी उसको हक। अगर देश भर में है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात स्वीकार करता हूं कि देश बड़े खतरनाक खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो स्वर्ण आबादी है, अरे भाई साहब, कौशिक जी, पहुंचाने पर मजबूर हो गई है। आप संभालिए अपने को। ये मोदी राज का कमाल है कि आज ब्राह्मण भी न्यूज पर हेडलाइन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश को एक खतरनाक रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे आप अपने पार्टी के नेता के बारे में कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ये बात आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक खतरनाक मोड़ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, न राहुल गांधी जी कह रहे। लेकिन अगर देश में 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की हो चुकी है, तो वो जो स्वर्ण समाज जो पहले कभी 40-50% हुआ करता था, इसका मतलब स्वर्ण समाज खत्म हो रहा है। मैंने ये कहा, और इसकी दोषी मोदी सरकार है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आकर के सवर्ण समाज को खत्म कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या को कम करा दिया। मैं इनको एक चीज पॉइंट देता हूं। देखिए आप थोड़ा गड़बड़ा गए, ऐसा मुझको लग रहा है। गड़बड़ा गए हैं। आपको बेतुक के सवाल आपको जवाब दे दीजिए। तो कौशिक जी, आप तो बहुत मजबूत नेता है कांग्रेस पार्टी के और बहुत पुराने नेता है। कल आपके नेता राहुल गांधी, सुन लीजिए, आपको मैं सवाल दे रहा हूं। कल आपके नेता राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में चर्चा, राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण पे चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के जो जितने सांसद ओबीसी से चुन के आए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास में कोई पावर नहीं है। राहुल गांधी क्या देख नहीं रहे हैं? उनके सामने में ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी ने बगैर कहे करके दिखाया है। 2014 से इस देश के जो सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं नेता और प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सामने में रखा है। और आप जब उदाहरण देते हैं कि जिसकी आबादी उतना हक, तो खुद अपने बैठे हुए हैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, और परिवार के 2 लोगों को सांसद बना के रखे हुए हैं, बहन भी है, मां भी है। तो ये जिसकी आबादी उतना हक में, सारा हक तो आप ही मार रहे हैं। दीजिए जवाब इसका। देखिए विनोद भाई, मैंने कहा ना कि जब हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगेंगे। मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात यह है, मैंने ये भी कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी के मुताबिक देश की वाकई स्थिति 90% में ये लोग हैं, तो इसका मतलब जो स्वर्ण समाज, जो ब्राह्मण लोग थे, वैश्य लोग थे, राजपूत लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने वर्ग को चेंज कर गए हैं। वो या तो पिछड़े वर्ग में आ गए हैं या किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं ऐसा वर्ग परिवर्तन, कहीं आपका कोई तरीका है कि कोई राजपूत अपना लिख करके दे दे और दूसरे में चला जाए? फिर तो सारे लोग ओबीसी और SC में चले जाएंगे आरक्षण पाने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अशोक गौड़ा जी को जोड़ना चाहूंगा। अशोक गौड़ा जी, आपको नहीं लगता है कि ये एक दोहरी राजनीति का, दोहरे किस्म की राजनीति करने का चरम है, जब तेलंगाना में कह रहे हैं कि वहां पर जातिगत जनगणना कराएंगे और कर्नाटक में जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वेक्षण, जो भी आप कहिए, वो कराए हुए 2018 से आज तक उसके ऊपर बैठे हुए हैं? क्या वजह है कि कर्नाटक में इसको सामने लेकर नहीं आ रहे इस रिपोर्ट को? बेसिकली क्या कर रहा है सिद्धरामैया जी, हर बार एक कास्ट सेंसस को, कास्ट सेंसस भी नहीं, कास्ट सर्वे है,
जी। जो ये सर्वे है जाति गणत सर्वे को जी। ये पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं। जब भी उनको परेशानी आती है, जो भी बोलता है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपके ऊपर बुढ़ा का स्कैम है, आपके ऊपर लिकर का स्कैम है, तो बोलते हैं कि हम लोग आज जाति गणना को रिसीव कर लेंगे और कांतराज कमेटी के रिपोर्ट जो है हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा हर बार होता रहा है एक पिछले 20 महीनों में। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2017 में रिपोर्ट तैयार किया गया था, सरकार जो था 2018 में इनका गया। बाद में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, बाद में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, वो अलग पॉइंट है। बट कांतराज कमेटी का रिपोर्ट जो है 2017 अक्टूबर में ही कंप्लीटेड था, तब भी उनका पास टाइम था और अभी भी टाइम है। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? पहले हमारा पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बोलते हैं कांग्रेस वाले कि हम लोग ओबीसी के लिए है, हम लोग एससी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। हिस्ट्री अगर निकाल के देखेंगे, पहले जो कमीशन हुआ था वो अब 1952 में बना था। 52 में बनने के बाद में 53 में सबमिट किया गया और उस रिपोर्ट को नेहरू जी ने ये लफ्ज भी नहीं पढ़ा था, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा था। और बीपी मंडल जो कमेटी का जो है 1979 में सेटअप किया गया था और 1980 में उनका रिपोर्ट तैयार होकर रेडी हुआ था। और इस रिपोर्ट को भी इंदिरा गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, वो आरक्षण के ऊपर पार्लियामेंट में बोलते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बोला कि हम लोग कास्ट सेंसस के खिलाफ है और कास्ट सेंसस जो है आज तक नहीं किया गया। तीसरी पॉइंट 2009 में जब वीरप्पा मोइली जी का कमेटी सेटअप किया गया कि हमको कास्ट सेंसस करना है, तब क्या बोला था सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने? उन्होंने बोला था वी डोंट बिलीव इन कास्ट सेंसस, वी डू नॉट वांट कास्ट सेंसस करके पी चिदम्बरम ने स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग कास्ट सेंसस में बिलीव नहीं करते हैं, इन स्पाइट ऑफ वीरप्पा मोइली स्टैंडिंग विद द कमिटी रिपोर्ट। वो सब अलग पॉइंट है। आज उनको लग रहा है बीजेपी के साथ सभी ओबीसी जुड़ गया, बीजेपी के साथ सभी दलित वर्ग जुड़ गया, एससी एसटी जुड़ गया, इसलिए वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को आज समझ में आ गया कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया और हमारा वोट बैंक जो है खत्म हो गया। इसीलिए अगर हम लोग ये बात बोल देंगे, लोगों को उल्लू बना के हम लोग उसका वोट मार लेंगे। भारत एक संवेदनशील देश है। अगर आप कश्मीर जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, हिस्ट्री जो है एक कभी भी मिटेगी नहीं। पहले कमिटी रिपोर्ट से लेके आज तक जितने भी कमिटी, रोहिणी कमीशन हुआ है, रोहिणी कमीशन तक, इसका स्टैंड जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को और उनके परिवार को पहले देना पड़ेगा। और दूसरा, ये अगर कास्ट सेंसस के बारे में इतना ही है, आज ओबीसी कम्युनिटी के हमारा महाराजा वडियर जो है, वडियर के फैमिली से यदुवीर वडियर, वो लोग बोल रहे हैं हमको टीडीआर दे दो। वो लोग वो भी ओबीसी है ना जी, उनका ओबीसी में आता है, उनको क्यों नहीं दे रहे? अगर ब्राह्मण ने मार लिया या दूसरों ने मार लिया, किसी ने किसी का हक नहीं मारा ना। ये जात पात जो है बहुत साल पहले था, वो अलग पॉइंट है। और ब्रिटिशर्स ने इनको बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी ने इसको पुष्टिकरण दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जात का ऐसा नशा चढ़ाया है जो भारत देश को ये लोग टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हैं। बीजेपी सरकार आया है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तभी ये जात पात हटा के हम लोग भारत और भारतीय और सनातनी होने का गर्व महसूस करते हैं। और हम ये सेंसर जो है या जो भी है, सर्वे जो भी है, ये अलग पॉइंट है। ये क्यों चाहिए? कोई अति पिछड़ा है, कोई ऐसा शोषित है, उनको ऊपर लाने के लिए। बट ये पॉलिटिकल अस्त्र नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जो है इसको पॉलिटिकल अस्त्र बना के, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसा सिद्धरामैया हर बार कहते हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आप अगर उनके पास जाएंगे ना, सिद्धरामैया पूछते हैं ठीक है, जवाब ठीक है। जर्नलिस्ट का कोई कास्ट होता है क्या? जर्नलिस्ट का कोई कास्ट नहीं होता है। जर्नलिस्ट जो है वो न्यूट्रल है और जर्नलिस्ट है। ठीक है, पूछ सकते हैं आप कौन सा चैनल से है। जर्नलिस्ट की कास्ट पूछने वाले हमारा मुख्यमंत्री बने। ऐसा जात का नशा चढ़ा है कांग्रेस में कि
समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जाति समाज इस को पर जोड़ने का जवाब ले काम लेते हैं विजय कौशिक जी। किया है आज तक कांग्रेस विजय को। कौशिक जी, सीधा आरोप है कि जाति का ऐसा नशा चढ़ा है कि पूरे जो भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, वोट के लालच में उसको भी धता बताने के लिए तैयार है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अभी उन्होंने गिनाया कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सभी लोगों ने कहा कि कास्ट सेंसस के विरोध में है। और अब जब उनको लग रहा है कि सारा वोट बैंक खिसक गया है तो वो कास्ट सेंसस के फेवर में खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्यों ना माना जाए कि यह अवसरवाद है? नहीं, अवसरवाद नहीं है। राहुल गांधी जी का अपना नजरिया है, नेहरू जी का अपना नजरिया था, इंदिरा गांधी तो जी उनको का कहना अपना चाहिए नजरिया खड़े था। होकर कि मैं अपनी भाई, माँ इसी से, कारण सोनिया से गांधी तो जी से सुनिए, इन सब से इसी डिफर कारण करता से हूँ। तो सुनिए ना, अब 84 के दंगों का मामला था तो पार्टी ने हमारी ने इस पर खेद व्यक्त किया ना, माफी मांगी थी ना, जबकि उस समय तो नहीं मांगी थी ना। तो परिस्थिति के अनुसार बदलाव होते हैं। आज राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि जातिगत जनगणना के माध्यम से हम प्रत्येक जाति को उसका हक दे सकते हैं, तो देने में बुराई क्या है? भाजपा को परेशानी क्या है? और जब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या तब देश नहीं नहीं, बनता? भाजपा को परेशानी कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं, अभी देखा आपने अशोक गौड़ा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उन तमाम योजनाओं के लिए कि अगर कोई बहुत पिछड़ा है, किसी को कोई जरूरत है, किस हिसाब से योजनाओं को लागू किया जाए, उसके लिए अगर उसको लागू कर रहे हैं, लेकर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप लेकिन इस बिल्कुल सही देश कह रहे हैं, में निश्चित तौर पर 90%, आप राहुल बताइए, गांधी जी आप के बताइए, नेतृत्व में- आप बताइए, आप बताइए विजय कौशिक जी, 90% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 100% हो जाना चाहिए। राहुल गांधी जी की यही तो सोच है अच्छा निखिल, कि हम चाहते हैं कि मैं जितनी कुछ जितनी फेवर की आबादी है, चीजें उनको दे रहा हूँ। उसी ठीक से है, आरक्षण ठीक है, देकर- ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशिक जी, विनोद जी कौशिक कुछ जी, कहना मैं चाह रहे हैं। आपको दे रहा हूँ मसाला, आपको मैं दे रहा हूँ। अभी जो दिल्ली के चुनाव कैंपेन में थे राहुल गांधी, तो उन्होंने एक दलितों के समाज के जो लोग आए हुए थे उनके सभा में उन्होंने बात कही थी कि उन्होंने सीधे सीधे आरोप उस समय के नरसिंह राव गवर्नमेंट पे लगाया कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी हमारी 90s की, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन नरसिंह राव का ही वो शासनकाल था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ के दलितों को उपेक्षित किया, ओबीसी को उपेक्षित किया, और इसलिए हम जो है वो सारे लोग बीजेपी के साथ चले गए और हमारे साथ फिर आए नहीं। तो हम उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार की एक भूल थी। अब आप ये कहिए कि राहुल गांधी तो सीधे अपने सरकार को तब तक दोष खड़ा कर रहे हैं कटघरे में, लेकिन आज तो राहुल गांधी अपने नेहरू जी को भी छोड़ के, इंदिरा जी का भी पोस्टर हटा के सीधे राम मनोहर लोहिया और सीधे आप कह सकते हैं कि माननीय कांशीराम जी का तस्वीर लेके, उनका पोस्टर लेके घूम रहे हैं। अगर ये सामाजिक न्याय के पुरोधा, अगर आज समाज, अब ये अखिलेश यादव के बदले, तेजस्वी के बदले राहुल गांधी का पोस्टर है, तो आप ये कहिए कि उनकी दुकान का क्या होगा? अगर आप ये सोचिए, नहीं मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आप ही को दे रहा हूं। जो बात अशोक गौड़ा जी कह रहे थे उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज देश में प्रयागराज के उस एकता के कुंभ को देखा है, उस सनातन के एकता के कुंभ जो है वो सारे लोगों का, एक तरह से आप समझिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में, उनके कॉम्बिनेशन को गड़बड़ा दिया है। आज राहुल गांधी जो इतने मुखर हैं, वो कुंभ के, महाकुंभ के उस महाआयोजन ने इन सबको ये बता दिया है कि सनातन क्या है। ये अगर आप एक बार, आपके नेता अगर चले जाए प्रयागराज, आज भी 25 फरवरी तक मौका है, तो ये बात देखेंगे कि ये कास्ट, ये झमेले, ये पूर्वाग्रह, उस सबसे सनातन संस्कृति ऊपर है। आप जो भी कर रहे हैं अपने सियासत में करते रहिए, लेकिन अपने आदर्श को मत भूलिए, नेहरू जी और इंदिरा जी को पीछे मत छोड़िए। ठीक है, ठीक है विजय कौशिक जी, तो अब ये मान लिया मेरा जाए। जवाब दे दीजिए। जी जी जी, जल्दी से जी। जब मोदी जी की अपनी राजनीतिक बात आती है तो सारी जातियां, वो पिछड़ों के प्रधानमंत्री बनने का दिखावा, कि एक पिछड़े व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नहीं, उसमें दिखावा क्या है? पिछड़े व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसमें दिखावा जैसी कहां बात आ गई? अगर वो तो होते अगड़े और बताते कि पिछड़े हैं, तब तो दिखावा होता। प्रधानमंत्री, न प्रधानमंत्री की कोई जात होती है, न राष्ट्रपति की कोई जात होती है। बिल्कुल ठीक है, ये एक जिम्मेवारी वाले पद है। इसमें जात पात की अगर कोई बात कर रहा है तो यानी कि वो खुद बांट रहे हैं देश को। अगर वो ये कहते हैं मोदी जी कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो खुद मोदी जी जात पात की राजनीति कर रहे हैं, ये सबको मान लेना चाहिए। अच्छा, बाकी चीजों में जातियां ढूंढना, वो जाति की बात नहीं करना हुआ। अब राहुल गांधी जी पर आ रहा हूँ ना, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, वो सीधे सच्चे आदमी है। पब्लिक के बीच में जाकर जैसा उन्हें फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर वो अपने जैसा हिसाब फीडबैक करते हैं। आने वाले समय में अगर कुछ नया उन्हें लगेगा
तो वो अपने उन नए मुद्दों के साथ जनता ठीक के है। बीच में होंगे। ठीक है, हो अशोक सकता है गौड़ा कि जी कोई आने वाले पॉइंट समय रखना में चाह रहे वो- हैं? हमारे पास समय बहुत कम है। आपका पॉइंट विजय कौशिक जी लगभग आ गया है, मैं समझ गया आपकी बात। विजय, अशोक गौड़ा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। मैं यही पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी का निज गोत्र क्या है? मेरा निज गोत्र जो है, मेरा बाप है, मेरा परदादा और उसके परदादा से आता है। और राहुल गांधी जी का जो दादा जो है वो फिरोज गांधी थे। उनके फादर का नाम हमें तो मालूम नहीं है, उनका फादर का नाम गोत्र आना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा जाके बोलते हैं सुनिए, गोत्र। सुनिए। भारत के एक मिनट भारत का या कहीं पे भी मैटरनल फॉलो करना चाहिए, पैटर्नल फॉलो करना चाहिए। अगर मैटरनल फॉलो करेंगे, सोनिया गांधी का माता, सोनिया गांधी का दादी, जी। ऐसा जाना चाहिए। अगर आप पैटर्नल फॉलो कर रहे हैं, राजीव गांधी का फादर फिरोज गांधी का फादर पहचाना चाहिए। ये कैसा मिक्स हो जाता है? ये आगे जाके इंदिरा गांधी को चले जाते हैं, इंदिरा गांधी का फादर को चले जाते हैं, कैसा होता है? हमें तो मालूम ठीक नहीं है, पड़ा। ठीक है, ये बड़ा बहुत सवाल है। भारत और में राहुल गांधी केरला में सबकी जाति और पूछ रहे मणिपुर हैं। में- ठीक है अशोक गौड़ा जी, हमारे पास समय आज बस इतना है, लेकिन ये सवाल तो बार बार उठेगा कि राहुल गांधी जब दूसरों की जातियां पूछ रहे हैं और पूरे देश भर में जाति सेंसस की बात है, तो लोग उनसे जाति पूछेंगे। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, नाराज होने की भी कोई बात नहीं। विजय कौशिक जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना पॉइंट रखने के लिए यहाँ पर। अशोक गौड़ा जी आपका भी शुक्रिया। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और उसके बाद बात करेंगे आस्था श्रद्धा का संगम जिस तरह से रहा है, दिव्य भव्य महाकुंभ, लेकिन उस पर भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आखिर यह सियासत क्या है, इस पर बात करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।